ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले आप मुझे बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहेंगे? अब ऐसे अगर हम आपसे पूछें, इधर देखो जी, अगर मैं आपसे कहूं कि लेट अस कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, अगर मैं आपसे कहूं जी जनरल रिएक्शन, इधर देखो जी, अगर मैं आपसे कहूं जनरल रिएक्शन लिखिए R2P, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर मैं आपसे कहूं रेट ला एक्सप्रेशन इसका ये है, रेट इज इक्वल टू K और कंसंट्रेशन ऑफ R के पावर n, R के पावर n। अगर मैं कह रहा हूं कि ये जीरो ऑर्डर का है, क्या है ये? जीरो ऑर्डर। अगर मेरे प्यारे बच्चे ये जीरो ऑर्डर का है, इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। इफ n इज इक्वल टू जीरो तभी तो हम इसको बोलेंगे क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा जी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन ना। अब यहाँ n के वैल्यू जीरो रख दीजिए, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी? रेट इक्वल टू हो जाएगा K और R के कंसंट्रेशन पे जीरो। भैया इसका मतलब है रेट इक्वल टू क्या हो गया? K, इसी के ऊपर पावर जीरो होता है तो क्या लिखते हैं? 1। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आप एकदम सरल से कहोगे सर कि उस प्रकार का रिएक्शन जिसमें जो रेट होता है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो भैया करता है? नहीं करता है। देखो यहाँ पर रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? कांस्टेंट पे। इसकी वैल्यू कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन व्हिच रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या मेरी बात समझ आई? जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहेंगे? दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। आप रिएक्टेंट ज्यादा लीजिए और चाहे कम लीजिए, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है। मेरी बात समझ में आई? बोलो भैया। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा जी जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? दोज टाइप ऑफ रिएक्शन which does not depend upon which rate does not depend on concentration of reactant, मतलब वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इतनी बात समझ में आई? कैसे आपने बताया बेटा जी? इस रिएक्शन से। या अगर मैं आपसे दूसरा डिफिनेशन बनाने के लिए कहूं तो आप क्या कर सकते हो? दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच रेट इज proportional to zeroth power of concentration आप रिएक्टेंट। कैसे बेटा जी? यहां से देखिए आया ना। अगर मैं तुमसे बोलूं इसका जनरल रिएक्शन R से P में क्लियर, रेट क्या होगा? तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर कितना है जी? n, और यहाँ n की वैल्यू क्या रखते हैं बेटा जी? जीरो। तो बेटा जी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? जीरो पावर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो भैया। दो डेफिनेशन बन सकते हैं नहीं? ये डेफिनेशन बेटा जी जिसमें वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। बोलो भाई। और एक बेटा जी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं कि वह रिएक्शन जिसमें जो रेट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जीरोथ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब है कि जो रेट है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से डिपेंड नहीं करता, उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और कांस्टेंट वैल्यू के हिसाब से बढ़ता रहता है या घटता रहता है। बोलो भाई समझ में आया? राइट डाउन करिए इतना। इतना समझ में आ गया? अब देखो बेटा जी, अब हमको पढ़ना है इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो यहाँ तक हम सभी को समझ में आ गया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है? बोलो भाई। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब जो कि हमारा प्रोपोर्शनल होता है जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम अगर आपसे पूछे बेटा जी रेट किसके हिसाब से? रेट इक्वल टू क्या आया था आपका K और बेटा जी P R पे कितना आया था? जीरो। तो
किसी भी जीरो है मतलब 1 है। तो रेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जीडीटी या कंसंट्रेशन ऑफ आर है ना। अब ये रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ क्या होता है? कम होता जाता है। यहाँ पे साइन क्या लगाते हैं? माइनस। सही है। तो इसका टू क्या हो जाएगा जी? के। सभी लोग इस बात से सहमत हो? माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर। सही है। माइनस साइन क्यों लगाया हूँ? ऐसी बात है, कम होता जाता है समय के साथ साथ। रेट का कंसंट्रेशन क्या होता जाता है? कम। तो रेट ऐसे लिख सकते हैं। बोलो भाई, रेट की जगह पे लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे, इसको अब हम अगर आपसे कहें कि ये इधर देखे तो माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी इधर ला दें भैया, कोई दिक्कत नहीं। फिर बेटा जी डी आर कंसंट्रेशन माइनस इधर ला देते हैं, माइनस के डी टी। सही है। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं? होगा। अब बेटा इसका हम इंटीग्रेटिंग करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर टी, यहाँ आर। अब बेटा जी आइए यहाँ पर डी आर कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होगा? माइनस के बेटा जी डी टी। के यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाय नेगेशन होता है। सही है। अब बेटा जी हम अक्सर जानते हैं डी आर का यहाँ पर क्या होगा? कांस्टेंट आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर। सब लोग जानते हो कि नहीं? तो डीएस का इंटीग्रेशन कब होता है? एफ हो जाता है। तो डी आर का इंटीग्रेशन आर इक्वल टू क्या है? माइनस के dt का इंटीग्रेशन dt हो जाएगा। अब देखो इंटीग्रेटिंग यहाँ कर रहे हैं, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा, मान लीजिए i। क्या आएगा? i। सभी लोग जानते हो इसको? सही है ना। यहाँ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या आएगा? i, क्योंकि भी कोई भी वैल्यू है तो उसका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, हमें नहीं पता है कि i क्या है, हमें ये नहीं पता है कि i यहाँ पर क्या, इसकी वैल्यू कितनी है, तो हमें इसकी वैल्यू पहले निकालना होगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको तरीका क्या है? एकदम सरल है जी। अब आप क्या करेंगे? अब आप मान के चलेंगे कि एट टाइम t इक्वल टू 0, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था तो उस समय हमारे पास था क्या? रिएक्टेंट, इनिशियल रिएक्टेंट। क्या रहेगा? ये तो कुछ समय बीता है तब ना रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन है। तो इस समय जो R है इस समय का, वो उस समय क्या रहा होगा? R0। क्या रहा होगा? R0। ये देखो ये R कब है? सब समय t है तब। बोलो भाई। और यहाँ जब समय आपका 0 मान लीजिए, रिएक्शन शुरुआत में कितना रहा होगा? R इनिशियल। क्या रहा होगा? R इनिशियल। जब समय जब रिएक्शन नहीं शुरू हुआ तो क्या रहा होगा? R इनिशियल। सही है। t इक्वल टू 0 मतलब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, तो रिएक्शन शुरू नहीं हुआ इसका मतलब हमारे पास क्या था? रिएक्टेंट था। सिर्फ क्या था? रिएक्टेंट। और उस रिएक्टेंट को मैंने बोला R0 बोला। क्या बोला? R0 या R इनिशियल। सही है। बोलो भाई। अच्छा, अब बेटा जी इसको रखिए बेटा जी। सो इक्वेशन 2 विल बी, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे रखिए R की जगह पे क्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे? R0। क्या रखेंगे? R0 या R इनिशियल। सही है बेटा जी। इसका बेटा जी क्या आ जाएगा? माइनस k इंटू 0 और प्लस i। i बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी? R0। क्या हो जाएगा? R0। i की वैल्यू निकल गई। अब बेटा जी फ्रॉम इक्वेशन 2 फिर से आ जाइए बेटा जी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 R इक्वल टू बेटा जी कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस KT प्लस R0। क्या बेटा जी? R0। सही है। अब इधर आइए बेटा जी, R माइनस R0 इक्वल टू माइनस KT, माइनस साइन हटा देंगे, उल्टा हो जाएगा बेटा जी। तो KT इक्वल टू क्या हो जाएगा? R0 माइनस R अपन बेटा जी क्या, सॉरी R माइनस R0 माइनस R। सही है भैया का ना। अब बेटा ये आप रिलेशन निकालना चाहे k इक्वल टू करना चाहे k इक्वल टू कर दीजिए, t इक्वल टू करना चाहे t इक्वल टू कर दीजिए। इस समय t इक्वल टू कर रहा हूं। एट टाइम t R0 माइनस R अपन बेटा जी k, ये है आपका रिलेशन किसके बीच में बेटा जी? टाइम के और रेट कांस्टेंट k के और जो कंसंट्रेशन रहा है रिएक्टेंट के। ठीक है, किसके लिए बेटा जी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए बेटा जी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब मेरे प्यारे बच्चे मुझे बताइए R0 क्या है यहाँ पर? इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो भैया। R क्या है बेटा जी? नहीं, फाइनल नहीं बेटा जी। एट टाइम t रिमेनिंग कंसंट्रेशन। भैया R खत्म हो रहा है ना,
कितना बचा है, समय टी पे बचा था, जितना बचा हुआ हम आर लिए बेटा जी। क्या करेंगे बेटा जी, ठीक है, रिमेनिंग, क्या बेटा जी, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक है, आप रिएक्टेंट बेटा जी एट टाइम टी, जब समय टी था तो कितना कंसंट्रेशन बचा था किसका, रिएक्टेंट का। क्यों, क्योंकि समय के साथ साथ रिएक्टेंट बढ़ता जाएगा, तो हमने क्या लिया है, टाइम टी पे आर लिया है, कितना आर बचा था, बोलो भैया सही है, तो समझ गए मेरी बात नहीं। और यहाँ पर के क्या है, रेट कांस्टेंट, तो याद रखना बेटा जी, यहाँ पर आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट, आर क्या है, टाइम टी पे जितना बचा है वो उसका क्या है, बोलो भैया हाँ या ना, समझ में आया। ये आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ये फार्मूला किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्लियर हुआ। दिस वन इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जहां बेटा जी T इक्वल टू क्या है, R नॉट माइनस R अपॉन K। अब मैं इसको दूसरे तरीके से आपको समझाऊंगा, परीक्षा में लिखी हुई है तो दूसरा बेटा जी ऐसे है, अगर आप चाहें इस इक्वेशन को यहाँ से दूसरे तरीके से करते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट से कर देंगे, कारण है इस इक्वेशन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन बिटवीन बिटवीन T इक्वल टू 0 से T एंड कंसंट्रेशन ले लेते हैं बेटा जी, कितना कंसंट्रेशन लेते हैं बेटा जी, R नॉट से कितना बेटा जी, R तक, कहाँ तक, R तक। तब अगर हम इसका करने जाए इंटीग्रेशन, हमें क्या मिलेगा बेटा जी, इंटीग्रेटिंग कर बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 का, R नॉट से कितना बेटा जी, लिमिट क्या ले लिए, R तक, किसका बेटा जी, माइनस, अब इधर सॉरी ये दोनों माइनस है, D R इक्वल टू बेटा जी माइनस T की वैल्यू कितना रखेंगे बेटा जी, 0 से बेटा जी कहाँ तक, D तक, कहाँ तक, T तक बेटा जी, K और यहाँ पर dt। तो भैया वो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम जो आई लाए थे उसको लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। इसकी वैल्यू कितने बेटा जी, R माइनस R नॉट, यहाँ क्या होगा, माइनस K होगा बेटा जी, तो यहाँ पर T माइनस T नॉट 0 भैया, क्या बचेगा, T बचेगा, क्या बचेगा, T, बोलो भैया सही है नहीं आया ना। तो बेटा यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, KT बराबर क्या हो जाएगा, R नॉट माइनस R हो जाएगा। तो बेटा P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, R नॉट माइनस R का कंसंट्रेशन अपॉन K। तो आप चाहे डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए बेटा लिमिट लेकर, और चाहे बेटा जी आप ऐसे इंटीग्रेटिंग कर सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। सही है भैया, आपको जो सुटेबल लगे, जो इजी लगे आपको कर लीजिए, आया ना, ठीक है। तो मैथ में हम लोग आराम से पढ़ लेते हैं, इंटीग्रेटिंग आता है सबको, बोलो भाई। तो आप ऐसे वैल्यू रख के लिख कर लीजिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है उसके बीच में, आया ना। मेन क्या है आपका, मेन ये है R नॉट क्या है यहाँ पर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0, जब सब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था। R क्या है जी, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T, T है टाइम, ये है रेट कांस्टेंट।